नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ रहे थे और उसमें भी अपन मातृ शक्ति को पढ़ रहे हैं, महिला शक्ति को पढ़ रहे हैं, आदि आबादी को पढ़ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में अपन मध्यकालीन कुछ व्यक्तित्व के अलावा फिर आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये व्यक्तित्व वाला टॉपिक जो है अपना कंप्लीट पूरा होगा। व्यक्तित्व वाला टॉपिक इससे पहले मैंने विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ाया था अपने इस चैनल पे, तो अब ये भी क्लास अपने लिए उपलब्ध रहेगी। ठीक है टाब्रो, चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सप्ताह की पहली क्लास आ रही है ये आपके। ठीक है, देखिए बढ़िया नोट्स मेकिंग पैटर्न पढ़ा रही हूं, बढ़िया तरीके से नोट्स बना लियो। और महिला व्यक्तित्व ए जीता है नहीं, ए थाने एक जगह सब नहीं मिला है, तो ये बढ़िया व्यवस्थित तरीके से लिख रख दो। ठीक है, लियो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं धीरबाई जी। धीरबाई जी का बहुत ज्यादा प्रभाव था मेवाड़ के उदय सिंह जी पे। ठीक है, उदय सिंह जी कौन? महाराणा प्रताप के पिताजी। इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था और इनके प्रभाव के कारण ही महाराणा प्रताप को जो है शासक उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। ये बटियानी रानी है। अब बटियानी रानी से क्या मतलब होता है वो ध्यान रखना कि ये भाटी वंश से आती है। कहां से आती है? भाटी वंश से आती है, तो इन्हें बटियानी रानी कहा जाता है। जैसे हाडोती की कन्याएं वो हाडी रानी कहलाती है, वैसे ये बटियानी रानी। ठीक है, इनके प्रभाव से उदय सिंह ने प्रताप की जगह जगमाल को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने। यानी कि मुख्य मुख्य मैं की पॉइंट ही बताऊंगा इस क्लास के अंदर कि ये एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों को। ठीक है, कि ये एग्जामिनर पूछेगा, बस एग्जामिनर ने कही ओढ़ो यही चीजें पूछनी। ठीक है टाब्रो, चलिए देखो बालाबाई। बालाबाई से देखो एक प्रश्न बनेगा शानदार, वो ध्यान रखना। पहले देखो आमेर के पृथ्वीराज कछवा से इनका विवाह हुआ। आमेर के पृथ्वीराज कछवा ने एक व्यवस्था शुरू की थी, 12 कोटड़ी व्यवस्था। क्या बोलते थे? 12 कोटड़ी। यानी कि अपने 12 पुत्रों के अंदर जो है राज्य को डिवाइड करके बांट लिया कि ले भाई झगड़ी जो मदी थे राजी रहो, 12 कोटड़ी व्यवस्था। बालाबाई से विवाह किया और बालाबाई जो है इन्हें कछवा वंश की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछवा वंश की मीरा कहा जाता है। इन्होंने अपने पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित करवाया। किससे? इनसे करवाया। किससे? पृथ्वीराज कछवा से। ये पृथ्वीराज कछवा जो है इन्होंने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था, ध्यान रखना। इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और बालाबाई से एक प्रश्न और क्या ध्यान रखोगे? कछवा वंश की मीरा, कछवा वंश की मीराबाई। क्यों ध्यान रखोगे इसे? क्योंकि ये बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। क्या ध्यान रखोगे? बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, इसलिए बालाबाई को ध्यान में रखना। ले आगे आओ, देखो लीला देवी। ठीक है, जालोर के समर सिंह की पुत्री और भीमदेव। भीमदेव कौन था? चालुक्य शासक था। कौन था? चालुक्य। कहा चालुक्य उस समय कहां के थे? जीजे, गुजरात। ठीक है, गुजरात के सोलंकी जिन्हें चालुक्य कहा गया, उनसे इसका विवाह हुआ है। ठीक है, चलो भाई नौजूबाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। नौजूबाई दायमा थी। क्या थी? दायमा। दायमा कौन होती है? जो राज परिवार में जो युवराज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको स्तनपान कराना, उनकी देखभाल करनी, उनका लालन पालन करना, ये सब दायमा के कार्य होते थे। बहुत मतलब सम्मान देते थे, क्योंकि राज परिवार के बच्चों को बड़ा करती थी ये अपना बिल्कुल वात्सल्य मातृत्व प्रेम देकर। इसलिए दायमा जितनी हुई उन्हें बहुत सम्मान दिया गया है राज परिवार द्वारा। ठीक है, ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की दायमा थी। जगत सिंह ने देखो इनके लिए नौजूबाई का मंदिर बनाया। मैंने अब भी इसीलिए इस बात पर जोर दिया कि इन्हें जो है दायमा को बहुत सम्मान दिया जाता था। अपन ने दायमा पढ़ी है, पन्ना दाय पढ़ी है, गौरा दाय पढ़ी है, रूपा दाय पढ़ी है, और अब अपन पढ़ रहे हैं नौजूबाई। ठीक है, सारी की सारी ध्यान में रखनी है। तो इनके लिए जो मंदिर बनवाया है नौजूबाई का मंदिर, उसे दाय मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें काले पत्थर की जगन्नाथ मूर्ति है। काले पत्थर की जगन्नाथ जी की मूर्ति है। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी मिस नहीं किया जा सकता। रानी रंग देवी। ठीक है, पेन थोड़ी चेंज करता
ताकि वो लाल हरो कलर पर मिक्स नहीं हुए। रानी रंग देवी का रंग था रणथंभौर के अंदर, जो कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। ठीक है, आजकल यहाँ पे बाघ बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं सवाई माधोपुर में, है ना। अभी एक और घटना देखने में सुनने में आई थी, और इससे पहले आप लोगों को पता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर वाली जो है वो युवक बच्चे वाली घटना थी। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही है। देखो यहाँ रणथंभौर के ये जो है हमीर की रानी थी, हमीर देव चौहान की रानी थी। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और यह गद्दारी करने वाले कौन थे? रणमल और रतिपाला। तो फिर उनकी गद्दारी के कारण जब दुर्ग जो है अलाउद्दीन के अधीन जा रहा था, तब जौहर का समय आया, केसरिया का समय आया, यानी कि साके का समय आया। तब जौहर का नेतृत्व कौन करता है? रानी करती है। तो यहाँ पे रंग देवी ने जौहर किया। अब देखो इन्होंने किया था वो स्वाभाविक अग्नि जौहर ही था, लेकिन इनकी बेटी थी पद्मला, जिसने जो है तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो फिर यहीं से बात चली कि यहाँ पे जल जौहर हुआ। रंग देवी ने सामान्य जौहर किया था अग्निकुंड में कूदकर, और इनकी पुत्री जो थी उसने जो है पद्मला तालाब के अंदर कूदी थी, और इसकी वजह से यह जाना जाता है कि राजस्थान का पहला जल जौहर यहां हुआ। तो जितनी मन में भ्रांति शंका सारी दूर कर देना। मेरे पास कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं बच्चों के कि गुरुजी वहां पे तो है ये 2 आंसर दे रखे हैं, वहां पे ये 2 चीज बता रखी है, या तो किताब का कहेंगे या टेस्ट सीरीज का कोई सीख होते हैं। उन्हें मैं अक्सर कहता हूं, फिर उनके कमेंट को जो रिप्लाई मैं करता हूं उन्हें अक्सर कहता हूं कि आपने क्लास नहीं देखी। यदि आपने क्लास देखी हो, क्योंकि स्टूडेंट भी केड़ा है, ध्यान है इत तो टाइम किन्ने पड़े कि मैं क्लासा देखा की आधे घंटे री 40 मिनट री मैं क्लासा देखा की बढ़िया, तो मैं डायरेक्ट पढ़ ला। लेकिन क्लास में जो है डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। मैं ज्यादा लंबी क्लास लेता भी नहीं हूं, आप लोग कहोगे ना तो भी जो है बहुत मुश्किल से मेरा टाइम सेट होता है ना। तो इसलिए कहता हूं कि जो क्लास देखते हैं बच्चे उनके डाउट सारे क्लियर होते हैं कि भाई गुरुजी धिंगा गवर गणगौर जो है कहीं अमर सिंह बता रखा, कहीं राज सिंह बता रखा। तो मैंने जब क्लास ली थी तो मैंने एक एक चीज क्लियर की थी। कई जने कहते हैं कि हनुमानगढ़ को जो है अपने कालीबंगा सभ्यता जो है वो तीसरी राजधानी जो है दशरथ शर्मा ने नहीं गुरुजी, और दूसरी जगह तो स्टुअर्ट पिगट बता रखा है। तो उस पर भी मैंने पढ़ाया, तो एक एक चीज क्लियर की, सारी चीजें डाउट सारे क्लियर किए जाते हैं। और उसके बाद में जो विद्यार्थी सीरियस नहीं है, जो नियमित नहीं है, नियमित नहीं जुड़ते, विजिटर्स की तरह आते हैं और विजिटर्स की तरह निकल जाते हैं, उनके डाउट कभी क्लियर नहीं होते। वो आते हैं सिर्फ कि हाँ 50-60 रुपए की टेस्ट सीरीज है, क्या है, ज्वाइन कर लेते हैं। वो न तो रेगुलर अभ्यास करते हैं, न उन्होंने रेगुलर क्लास देखी है, न उन्होंने चीजों को समझा है, न वो दूसरी जगह भी व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़े हैं। तब उन्हें जो है डाउट बने ही रहते हैं। मैं कहता हूं अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर जो है हजारों प्रश्न है, ठीक है। ऐप पर 3.5 लाख प्रश्न है। कितने? 3.5 लाख प्रश्न है अपनी एप्लीकेशन पे। राजस्थान की किसी एप्लीकेशन में इतने प्रश्न नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की आपने, उसमें 8000 प्रश्न है, कॉम्बो के अंदर मान लो 200-250 रुपए में पड़ गई आपको। ज्यादातर सारी टेस्ट सीरीज जितने कॉम्बो है ना, आप चतुश्रेणी, सेकंड ग्रेड, रीट, मेंस, स्कूल व्याख्याता उठाकर देख लो, 8-9 हजार प्रश्न पर अभ्यास करवाते हैं हम कम से कम। प्रश्न आखिर बार कहां से जाएगा? कहीं से नहीं जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 8000 प्रश्न है, उसमें से 0.001% कोई रह भी गया, क्योंकि इतनी मानवीय भूल होती है, चाहे हम कितना ही एफर्ट लगा लें तो भी 8000 प्रश्न में से 5-7 के मान लीजिए कि किसी न किसी कारणवश जो है टेक्निकल समस्या हो या मानवीय भूल, वो उत्तर इधर का इधर जैसे ठीक हो गया। यानी कि उसमें से आप लोग मानकर चले कि 7950 या 7990 प्रश्न तो आपको एक्यूरेसी के साथ में इतने तबियत के मिलेंगे और इतनी जबरदस्त व्याख्या के साथ में जिसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि ये 0.001% है ना, ये तो डिटोल भी दाग छोड़ देता, हम भी इसको नहीं निकाल पाते। लेकिन डाउट विद्यार्थी के वही रहता है जहां उसने खुद डाउट क्लियर करने की कोशिश नहीं की है। मैंने आज 5 मिनट यहाँ लिए हैं, ये भी किसी ने ढंग से सुन लिया ना तो वो अपने ऊपर वर्क करेगा और उसके बाद में उसे आगे समस्याएं नहीं होगी। अब आप चाहे डाउट के लिए कितने ही मैसेज कर दो, टेक्निकल टीम सिर्फ तकनीकी समस्या देखने की उन्हें इजाजत है, वो बाकी कोई मदद नहीं करेंगे आपकी। क्या मैं ये डाउट है उत्तर बताऊं? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि मैंने क्लास में क्लियर कर रखा है, मैंने उन्हें स्पष्ट कह रखा है कि जितने डाउट होते हैं स्टूडेंट के वो मैंने सारे बता रखे हैं। आपको डाउट सॉल्यूशन के लिए नहीं बिठाया गया, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इश्यूज देखने हैं। यदि विद्यार्थियों को पेमेंट कट गया, टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हुई,
या उसे कोई ग्लिच आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, तो वो 40 नहीं होना चाहिए। तुम्हें इसलिए बिठाया गया है, ठीक है। तुम्हें जो है डाउट सॉल्यूशन नहीं करना, उसके लिए हम क्लास में कर चुके हैं। अब जो सीरियस स्टूडेंट है उसके कोई डाउट नहीं है, जो विजिटर है उसका डाउट सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? बिल्कुल, मतलब देखो सेवा के उद्देश्य से शुरू किया ना, चैट चीरन क्लियर करा, सीधी बात के ए है, और इतनी कोई क्लियर था ना बतावेला भी नहीं, 5 मिनट लिया है मेरी ई क्लास में, तो थे समझ सको, ठीक है। अब देखो, इसलिए कहता हूं डाउट क्लियर होते हैं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ा करो। चलो भाई, ले स्क्रीनशॉट, बच्चे बड़ा आगे। ले भाई नेक्स्ट, मूसी रानी। अक्सर क्या प्रश्न बनता है, मूसी रानी की छतरी कहाँ है, तो सीधा सीधा अलवर। अब कौन थी वो भी जान लो, अलवर के बख्तावर सिंह जी की पासवान थी। पासवान क्या है मतलब कि समझ जाओ कि प्रेमिका है, या बताइए यूं लिखियोड़ो आए के प्रेसी है, या यूं लिखियोड़ो आए के प्रीत पात्री है, ठीक है, कहीं के प्रीत पात्री है, ठीक है, या मतलब उनके जो महल में वहीं पे रहती है, दासी होती है एक तरीके से, वो प्रेयसी है, उनकी प्रियतमा है, प्रीत पात्री है, तो वो पासवान हो गई। इससे उत्पन्न पुत्र बलवंत सिंह को बख्तावर सिंह ने विनय सिंह के साथ बराबर राज्य दिया। और विनय सिंह भी इनका पुत्र, और विनय सिंह के साथ में बराबर का राज्य दिया है अपने इस पासवान के पुत्र को भी ये। और विनय सिंह की भी महानता देखो कि विनय सिंह ने जो है मूसी रानी के लिए छतरी बनवाई है। ये जो 80 खम्भों की छतरी अपन पढ़ते हैं ना, 80 खम्भों की छतरी कहां है, इसका निर्माण जो है वो विनय सिंह ने ही करवाया है। निर्माण किसने करवाया है? विनय सिंह ने करवाया, बख्तावर सिंह ने नहीं करवाया है, विनय सिंह द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये छतरी जो है बाला किले के पास बनी हुई है। इस बाला किले को और किस नाम से जानते हैं? बावनगढ़ का, बावनगढ़ का, बावनगढ़ का, हाँ शाबाश, सही बोल रहे हैं, लाडला, ठीक है। और आंख का, आंख का किला, और क्या कहते हैं? और कहते हैं कुंवारा किला। क्या कहते हैं? कुंवारा किला। ये सारे इसके नाम है, और ये एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है, इसलिए यहां पे मैंने सारे आपको बता दिए। अनारा बेगम, अनारा बेगम देखो जोधपुर नरेश गज सिंह जी, गज सिंह जी की उपाधि थी दल थम्बन। ध्यान से सुनना बेटो, दल थम्बन, देखो दल थम्बन की उपाधि थी इनकी, ठीक है, दल थम्बन की इनकी उपाधि थी। ये गज सिंह जी की जो है प्रेयसी थी, पासवान वही समझ लो। अब इसका प्रभाव भी गज सिंह जी पे बहुत ज्यादा था, और इसका राजनीति में प्रभाव बढ़ा कि यहाँ पे अमर सिंह जी इनके बड़े पुत्र होने के बावजूद जसवंत सिंह जी को जो है अपने उत्तराधिकारी चुना गया, ठीक है, जसवंत सिंह जी को उत्तराधिकारी चुना। कारण क्या था कि अनारा बेगम के सिर्फ क्या है, पगर की थे जानो ना, मोजड़ी जुतियां वो पड़ी थी कई, और अनारा बेगम ने कहा अमर सिंह जी को कि वो जो पकड़ की लार दे जो कंवर सा, कि कंवर सा क्या दिमाग खराब है, मैं तेरी पकड़ की लूं, हाँ अरे। और जसवंत सिंह छोटा था, जसवंत सिंह लाके दे दी, तो क्या हाँ, अनारा बेगम दिमाग में चढ़ गई बात कि आगे जो है उत्तराधिकारी तो ये जसवंत सिंह को बनाना पड़ेगा, ये अमर सिंह को तो क्या बताना पड़ेगा। तो इसलिए इनके प्रभाव से अमर सिंह की जगह जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना। हाडी रानी सहल कंवर, ठीक है, सहल कंवर को किस लिए जानते हैं अपन? हाडी रानी सहल कंवर को अपना सीज काट के अपने पति को दे दिया था निशानी के रूप में, इसलिए, ठीक है। अब देखो, विवाह सलूमर के रतन सिंह जी से, और रतन सिंह जी राणा सांगा के सरदार थे, ठीक है। और राज सिंह और औरंगजेब के मध्य, राज सिंह और अपने अपने यहाँ ये है ना, राणा सांगा मत करना, ये है राज सिंह, राणा राज सिंह है, सांगा के समय नहीं थे ये, तो राज सिंह जी के समय थे। अच्छा हुआ नजरों में आ गया। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जब युद्ध हुआ, तब जो है युद्ध का भार रतन सिंह को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? रतन सिंह को सौंपा। और रतन सिंह द्वारा जो है युद्ध में जाने से पूर्व निशानी मांगने पर, कि इनका विवाह हुआ था उस समय तुरंत तुरंत, तो निशानी मांगने पर कि अपनी कोई जो है निशानी मुझे दे दी जाए, तो मैं जो है मेरे को याद आएगी तो मैं देखूंगा। तो रानी ने कहा कि याद आएगी तो भाई साहब युद्ध तो लड़ी जाए को नहीं, और निशानी के रूप में आपने गर्दन काट के दे दी, सिर काट के दे दिया कि ले निशानी, आपको पीछे मोह रहेगा तो आप युद्ध नहीं लड़ पाओगे, ये मोह ही खत्म किया जाए, ठीक है। तो सहल कंवर ने अपना सीज काट कर भिजवाया
मेघराज मुकुल ने एक रचना भी लिखी है सेनानी इस नाम से, और सेनानी का मतलब ही क्या होता है? निशानी। सेनानी का मतलब होता है निशानी, स्मृति चिन्ह। ठीक है, ले स्क्रीन पर। ओके, आगे बढ़ो भाई। चलो, अब आधुनिक अपने राजस्थान की महिलाएं। अमृता देवी बिश्नोई, पर्यावरण प्रेमी यदि कोई समाज है तो बिश्नोई समाज। ठीक है, खेजड़ी के वृक्षों के लिए परिवार सहित प्राणोत्सर्ग। कयो गांव खेजड़ली, कयो गांव खेजड़ली, कटे है जोधपुर, कटे है जोधपुर के मैं। 1730 में जोधपुर नरेश अभय सिंह जी द्वारा आदेश, हाकिम गिरधारी सिंह को कि जाओ सैनिकों सहित दुर्ग के दरवाजे मरम्मत करना है, लकड़ियां लेकर आओ। सैनिक भी देखो कैसे सूखी लकड़ियों की जगह गिल्ले पेड़ काटने लगे, है ना। तो फिर बाद में यहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते थे, इन्होंने मना किया और झड़प होगी। ये सैनिक नहीं रुके तो बाकी सारे लोग जो है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पेड़ों से चिपट गए, और उसको साथ में जो है सैनिकों ने, निर्दयी सैनिक कितने थे, हाकिम गिरधारी दास कितना निर्दयी के ऐसे आदेश दे दिए, और पेड़ों के साथ में 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, ये खेजड़ली गांव में। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ो, नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला को क्यों जानते हैं? क्योंकि राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख रही है, ये तो अक्सर पढ़ते हो, डिटेल जानो। केसरी सिंह बारट, ये व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूरे परिवार का होम दे दिया राजस्थान के स्वतंत्रता के हवन में, वह है केसरी सिंह बारट। इन केसरी सिंह जी बारट की ये पोती थी, पोत्री। ठीक है, 1960 में कोटा के अंदर जिला प्रमुख बनी है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का भी हिस्सा रही है। 84 वर्ष की उम्र में 2010 के अंदर इनका निधन हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, नगेंद्र बाला से रिलेटेड। नाम ऐसा लगता है नगेंद्र बाला, नाम कैसा है कि हमेशा जो है बिल्कुल ऐसे लगे कि यंग है कोई, क्योंकि बाला नाम पीछे आया। बाला अक्सर लड़कियों के यदि पीछे लगता है तो बालिका का बोध कराता है। ठीक है, श्रीमती सत्यभामा, इनके बारे में एक प्रश्न तो सीधा बनता है, क्या बनता है? गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी की मानस पुत्री। ठीक है, बूंदी के क्रांतिकारी नित्यानंद नागर की ये पुत्रवधू थी, और स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गई है, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो, ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ा था आपको, इतनी गहराई में तो सवाल ही नहीं कि आपको एक एक चीज डिटेल में बता दें। लक्ष्मी देवी आचार्य, कई हो गए तो ये नाम भी पहली बार सुने होंगे यार। लक्ष्मी देवी आचार्य, देखो लक्ष्मी जी माता जी का नाम है, तो किसी न किसी देवता के घर ही जाएगी, तो बीकानेर के श्री राम आचार्य की पत्नी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया है। 1940 के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन इसका भी हिस्सा बनी है ये, और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। जानकी देवी बजाज, जन्म मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ है। 1902 में जमनालाल बजाज से विवाह किया है। ये दंपत्ति दोनों जो है स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित रहे। विनोबा भावे, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के समय इन्होंने 108 कुएं खुदवाए हैं। ठीक है, और गौ सेवा संघ और अखिल भारतीय नौसेना संघ की यह अध्यक्षा भी रही है। साथ ही साथ ध्यान रखना, 1956 में पहली महिला बनी है जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म विभूषण से नवाजित पहली महिला। पुस्तक है इनकी मेरी जीवन यात्रा, ये भी ध्यान रहे। और गांधी जी से प्रभावित रही है। देखो, इतिहास में एक जानकी देवी और हुई है जिसके बारे में आपने बहुत कम पढ़ा है। विजय सिंह जी पथिक जो थे, उनकी पत्नी का नाम भी जानकी देवी था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब ले टाबरो स्क्रीनशॉट, फटाफट चला रहे, फटाफट पूरी करा, आखिर में याद तो था नहीं करना है। चलो भाई, नेक्स्ट अंजना देवी चौधरी। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में, किसान आंदोलन में, प्रजामंडल के अंदर, इन सबको अपन ने पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल और है। जन्म सीकर के श्री माधोपुर में। अब देखो, नीम का थाना जिला वापस सीकर में मिल गया, नहीं तो फिर ये पढ़ते कि नीम का थाना के श्री माधोपुर में। ठीक है, 1911 में रामनारायण चौधरी से विवाह हुआ है। पर्दा प्रथा को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम का यह हिस्सा बनी है,
और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मेवाड़ और बूंदी की महिलाओं में जागृति लाने का इन्होंने प्रयास किया। 1924 में बूंदी से निर्वासित हुई, लेकिन अजमेर के नारौली आश्रम में रहकर हरिजन सेवा का कार्य भी इन्होंने किया है। ये भी ध्यान रखना। किसकी बात हो रही है? अंजना देवी चौधरी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 500 महिलाओं के समूह का नेतृत्व भी इन्होंने किया है। ठीक है, ये पूरे के पूरे फैक्ट अंजना देवी चौधरी से रिलेटेड रहे हैं। फिर देखो रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री किसकी पत्नी थी? ऐसा नाम जिनके पीछे शास्त्री लगता है तो हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, तो अपने को ध्यान भी रहता है। ठीक है, तो जन्म खाचरोद एमपी में, विवाह हीरालाल शास्त्री से। 1929 में हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित जीवन कुटीर संस्था की सक्रिय कार्यकर्ता बनी और 1930 में जयपुर प्रजामंडल द्वारा आयोजित सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। 1955 में पद्मश्री, 1975 में पद्म भूषण सम्मान इन्हें मिला है और यह भी प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, ये पहली महिला राजस्थान की। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अभी आगे और है, ले एक बार स्क्रीनशॉट। रत्ना शास्त्री से ध्यान रखना, इनकी पुत्री शांता देवी की मृत्यु होने पर शिक्षा कुटीर वनस्थली विद्यापीठ जिसे जाना जाता है, कहां पे? टोंक के अंदर। कहां पे? टोंक के अंदर। वहां पे बालिकाओं की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आओ रमा देवी। जन्म कहां है? जयपुर में। जन्म नहीं पूछेंगे इनके आपके। ठीक है, पहला विवाह 7 वर्ष की आयु में, यानी कि दूसरा विवाह भी हुआ है, क्योंकि 11 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई थी। फिर लादूराम जोशी से इन्होंने पुनर्विवाह किया और 1931 में बिजोलिया चली गई और गिरफ्तार हुई। यहां से प्रश्न नहीं बना। प्रश्न बना था सेम एज इट इज लैंग्वेज से बना है ये वाली। 1930 और 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये लिखना रमा देवी। रमा देवी ने भाग लिया और जेल भी गई। ये वाला आंदोलन, ये वाला जो है आंदोलन वाला सवाल बना था ये। ठीक है ना, ये PYQ है। ये एक तरीके से PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। ये सेम हूबहू सवाल बना हुआ है। ठीक है, अब आओ आगे। सुशीला त्रिपाठी अलवर के लोक जागरण के अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की ये पत्नी थी। पति के साथ हिंदी प्रचार पर बहुत ज्यादा काम किया है और 1983 में चांदनी चौक के अंदर इन्होंने सत्याग्रह भी किया है। खेतूबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? खेतूबाई बीकानेर के प्रजामंडल और किसान आंदोलन से संबंधित रही है। दूध व खारा में महिलाओं का ये इसको 43 कर देना है ना, 83 नहीं 43। दूध व खारा में महिलाओं का नेतृत्व किया और मगाराम वैद्य की ये बहन रही है। मगाराम वैद्य की बहन रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरुणा राय। अरुणा राय को किस लिए जानते हैं अपन? सबसे पहला जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था और सूचना के अधिकार के लिए इन्होंने आंदोलन किया। सूचना के अधिकार के लिए ब्यावर से आंदोलन किया, यानी कि अपन कह सकते हैं तत्कालीन अजमेर। तत्कालीन अजमेर कह सकते हैं, क्योंकि अब ब्यावर अजमेर के अंदर नहीं है। तिलोनिया के समाज कल्याण और अनुसंधान केंद्र में भी कार्य किया है और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो। ठीक है, यहां से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिर आओ आगे। नारायणी देवी वर्मा। जन्म कहां हुआ है? MP के सिंगोली में। विवाह किससे हुआ है? माणिक्यलाल वर्मा से हुआ है। मेवाड़ इनका कार्य क्षेत्र रहा था विशेष रूप से। बिजोलिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और इन्हें बंदी बनाकर कुंभलगढ़ किले में रखा। पूछ ले तो ध्यान रखना। 1942 में अपने पुत्र पुत्रियों संग ये जेल भी गई है और भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महिला आश्रम संस्था की स्थापना की है। 1952 में डूंगरपुर के आदिवासी कन्या छात्रावास का भी गठन किया है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित? नारायणी देवी वर्मा से रिलेटेड। ले स्क्रीनशॉट।
चलो, कालीबाई, एक भील बालिका जो अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर लेती है, प्राणोत्सर्ग कर लेती है, किंचित भर भी वो हिचकिचाती नहीं है कि मुझे क्या होगा, ये सामंती सरकार मेरे साथ क्या करेगी, ये अंग्रेजों की सरकार मेरे साथ क्या करेगी, इस बात से बिल्कुल भी हिचकिचाहट बिना वह जो है अपने शिक्षक को बचाने के लिए आगे आती है। लेकिन उस समय की सरकार के जो पुलिस वाले थे उनके द्वारा गोलियां चलाई जाती है और भून दी जाती है और बालिका जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। देखो, डूंगरपुर के रास्तापाल की ये बालिका थी, यानी रास्तापाल घटना के नाम से ये जानी जाती है। प्रजामंडल द्वारा क्या है, एक पाठशाला चलाई जाती थी, क्योंकि शिक्षा इतनी सुलभ नहीं थी तो प्रजामंडल के द्वारा पाठशाला चलाई जाती थी। वहां पे इनके प्रजामंडल के ही कार्यकर्ता नाना भाई खाट थे। कौन थे? नाना भाई खाट। और डूंगरपुर महारावल जो है पाठशाला बंद कराने के आदेश दिए थे, तो नाना भाई खाट ने इन्होंने मना कर दिया था। और यहाँ अध्यापक थे सेंगा भाई। तो जब इनके जो है शासक के या इनके महाराव के जो है आदमी आते हैं, पुलिस आती है और सेंगा भाई को जो है पकड़ के ले जाती है। सेंगा भाई को पुलिस के ट्रक से, यानी कि वो जीप जैसी आती है, उससे बांध के जो है घसीट कर ले जाया जा रहा होता है। उस समय शाम का वक्त होता है। कालीबाई जो है अपने खेत से वो घास वगैरह काटते हैं ना, रजगा वगैरह, वो काट कर, और हाथ में उसके हंसिया था, दातली के दिन मारवाड़ी, वो हंसिया हाथ में था और वो लेकर आ रही थी। देखा कि मेरे गुरुजी को पकड़ के ले जा रहे हैं और ये तो गलत हो रहा है, वो सब कुछ वहीं छोड़ के और हंसिया को लेकर टूट पड़ी रस्सी को काट कर फेंक दिया। लेकिन उसी समय पुलिस वालों ने उसे गोलियों से भून दिया। 19 जून 1947 की ये बात है। 2 दिन बालिका ने जो है निकट के एक अस्पताल में संघर्ष किया है और उसके बाद में अपना दम तोड़ दिया है। ध्यान रखना, 19 जून 1947 की बात है। 2 दिन बाद में 21 जून को दम तोड़ दिया। यही चीज इसमें आप नोट्स मेकिंग पैटर्न पे लिखना चाहो लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। किशोरी देवी, पति इनके हरलाल खर्रा शेखावाटी के क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन प्रश्न यहां से बनता है, कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? किशोरी देवी ने। किसने किया? किशोरी देवी। स्वाति राठौड़ नागौर की बेटी है, भारतीय वायुसेना के अंदर फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर और पहली महिला पायलट जिसने गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड का नेतृत्व किया था, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ले स्क्रीनशॉट। चलो टावरो आगे बढ़ना। अब देखो, अब ये बिल्कुल आधुनिक आप लोगों के फैक्ट आ रहे हैं। छवि राजावत, प्रश्न बना हुआ है, भारत की सबसे कम उम्र की और एकमात्र सरपंच जो एमबीए है, एमबीए डिग्रीधारी है, टोंक के सोडा गांव की सरपंच रही और 2013 में स्थापित भारतीय महिला बैंक की निदेशक रही है। भारतीय महिला बैंक की निदेशक रही है। देखो, इसके अलावा धौली मीना, अब धौली मीना को आप लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि विदेश के अंदर जहां पे जो है विदेशी बालाएं कम कपड़े पहनकर घूम रही होती है, वहां पे लुगड़ी पहन के और राजस्थानी वेशभूषा में धौली मीना जी को आप लोगों ने देखा होगा। यानी कि अपनी संस्कृति की पहचान विदेशों तक छोड़ने वाली, अपने पति लोकेश जी नाम है शायद इनके पति का, लोकेश जी मीणा के साथ में, क्योंकि वो आईएफएस है, वहां पे अधिकारी है, ठीक है, उनके साथ में वहां पे रहती माल्टा यूरोप के अंदर। और ये जो है अपने संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है और बहुत अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी मुहिम भी चला रही है। ये अभी हाल ही में प्रसिद्ध रही है, किस कारण? क्योंकि इन्होंने जो है यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा फहराने का काम किया और ऐसी माउंट एटना पर तिरंगा फहराने वाली ये प्रथम भारतीय आदिवासी महिला बनी है। क्योंकि मीणा समाज से आती है, तो ये प्रथम भारतीय आदिवासी महिला बनी है जिसने माउंट एटना पर जो है, जो ज्वालामुखी पर्वत है, इस पर तिरंगा फहराया है। तो ये बहुत चर्चा में रही है। फिर देखो, गायत्री देवी जयपुर महाराज मानसिंह द्वितीय की महारानी और राजमाता के नाम से ये जानी जाती थी। ठीक है, ये मानसिंह जी की रानी थी और राजमाता के नाम से जानती। बहुत सुंदर थी ये। वोग पत्रिका द्वारा टॉप 10 सुंदर महिलाओं के अंदर इन्हें शामिल किया गया। सिगरेट विगरेट की इनको बहुत शौक था, वैसे बताते हैं। और राजस्थान की पहली लोकसभा सदस्य रही है। फिर देखो, मिस लूटर, जन्म इनका बर्मा में, शिक्षा इनकी इंग्लैंड से, युद्ध बंदियों को लेकर असम के दीमापुर में रहने लगी और महारानी गायत्री देवी स्कूल में प्राचार्य पद पर भी रही है। और 1970 में इन्हें महिला शिक्षा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महिला शिक्षा में इन्होंने जो प्रयास किए हैं उसके लिए पद्मश्री से
सम्मानित किया गया। अब ले स्क्रीनशॉट। चलो टाबरो आगे बढ़ना। ओके, देखो एक और राजस्थान की ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए और प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, रूमा देवी। इनका संबंध मारवाड़ से है। जन्म 1988 में, रावतसर बाड़मेर। ठीक है। अब रूमा देवी से संबंधित जो फैक्ट है वो ध्यान दो। देखो, रूमा देवी ने कशीदाकारी के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। 8 मार्च 2019 को रूमा देवी को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। 20 सितंबर 2019 को कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, अमिताभ बच्चन जी वाला, उसमें जो है इन्होंने भाग लिया। इनका जो है रूमा देवी को 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय बोस्टन यूएसए द्वारा 17वें अखिल भारतीय सम्मेलन जो 15 फरवरी से 16 फरवरी 2020 में था, उसमें पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। बहुत बड़ी बात है ये। 2010 में रूमा देवी ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर की अध्यक्षा बनी है। वर्तमान में ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, और यहां लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। आप लोगों ने आईपीएल में भी देखा होगा 2-3 बार, यदि आपने झलक ध्यान दिया होगा तो रूमा देवी वहां पे भी दिखी थी। वर्तमान अपने जो है ध्यान रखना है कि महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। और श्रीलंका सरकार द्वारा शिल्पा अभिमानी पुरस्कार, नीदरलैंड सरकार द्वारा वुमेन ऑफ विंग्स नीदरलैंड से सम्मानित किया है। और रूमा देवी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, रूमा देवी द क्रूसेडर। ठीक है। ये तो ये सारे जो है अपने जीजीडी फैक्ट के अंदर इन्हें शामिल किया गया। ये सारे फैक्ट जो है ढूंढ कर लाए हुए एग्जाम में, बने तो एक भी अपने बाहर नहीं जाएगा। अब ले स्क्रीनशॉट। एक और शख्सियत लास्ट अंतिम इस क्लास में बता देता हूं, उसके बाद क्लास वैसे भी पूरी हो जाएगी। ये देखो, यह है नीरू यादव। इन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है और ये प्रश्न बना भी है, 2 बार बना है, 1 बार नहीं 2 बार। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं इनसे। बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव की है ये और हेल्पिंग नेचर है। लेकिन जो है जो गड़बड़ करे ना पंचायत में, उनके लिए शेर नहीं है भाई, दहाड़ बहुत खतरनाक है। देखो इनका जो है, देखो इनको पहले तो ये ध्यान रखना, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं। जन्म इनका 7 मई 1990 है। नीरू यादव वर्ष 2020 में लांबी अहीर ग्राम पंचायत जो झुंझुनू के अंदर है और वहां की सूरजगढ़ की सरपंच बनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए हॉकी वाली सरपंच कहते हैं। जनवरी 2023 में नाबार्ड और SIRRD के साथ साझेदारी से सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की स्थापना की। फिर देखो, महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदित्य फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन NGO की स्थापना की है। 2022 में राजस्थान सरकार से प्रतिष्ठित शिक्षा श्री पुरस्कार और वर्ष 2023 में महिला मेंटर फॉर्म ग्रास रूट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। अच्छी चीज, नीरू यादव ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित वार्षिक सम्मेलन यानी कि जिसे बोलते हैं CDP मीट 2024, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे भी लिखी गई है। CDP मीट का आयोजन 29 अप्रैल से 3 मई 2024। नीरू यादव का संबोधन था 3 मई 2024। नीरू यादव का विषय था नेतृत्व अनुभव, महिलाओं की अग्रणी भूमिका। ठीक है। और देखो कुछ और चीजें, मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम के तहत सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को 21,000 पौधे वितरित किए इन्होंने। ग्रामीणों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SBI बैंक के साथ भागीदारी की है। बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायत के प्लास्टिक मुक्त करने की पहल शुरू की। अपनी ग्राम पंचायत की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए हॉकी टीम बनाई और आदित्य फाउंडेशन की तरफ से एक प्रशिक्षक की भी व्यवस्था की। सितंबर 2023 में नीरू यादव ने कौन बनेगा करोड़पति में भी भाग लिया है। तो अभी तक जैसे अपन ने जो शख्सियतें पढ़ी है, जैसे अंजना देवी, नारायणी देवी, ठीक है, ये सारे अपन ने पढ़े, तो इनको अपन ने देखा नहीं या अपने जो है मिलने की संभावना भी नहीं। लेकिन ये जो शख्सियतें है, जैसे कि अपने नीरू यादव जी है, जैसे कि अपने यहाँ पे रूमा देवी जी है, जैसे कि डॉली मीना जी है, तो इनसे जो है अपन व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि अपने इस समय जो है कार्य अग्रणी होकर कर रही है महिलाएं, तो उनमें ये है। ठीक है। तो इनमें आप लोगों को ध्यान रखना है।
और प्रश्न जितने बनते हैं मैंने सारे बता दिए हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर 4 भाग में पूरा हुआ। 2 तो अपन ने पढ़े थे पुरुषों से संबंधित और 2 पढ़े हैं आदि आबादी से संबंधित। इसी के साथ ये चैप्टर अपने यहीं पे पूरा करते हैं। और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पढ़ना, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो और नियमितता रखना, बस यही मूल मंत्र है। अब मिलते हैं साथियों अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।